नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच समाजवादी पार्टी से जुड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर दो खबरें हैं। पहली ये कि समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जो है यहाँ पर घोषित कर दी है। वहीं दूसरी खबर यह है कि अखिलेश यादव के करीबी और आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसे अखिलेश यादव के लिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक बड़ा झटका है। वैसे मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा झटका तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक समस्या तो है ही। और क्या समस्या है इसके थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना होगा। तो सीटों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग मनोज यादव जी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है, आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं और इन्होंने इस्तीफा दिया है पार्टी से। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले भी मनोज यादव के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजहें रही होंगी। लेकिन सिर्फ 2022 के पहले ही नहीं, बल्कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उसके भी पहले, मतलब लोकसभा चुनाव 2019 के ठीक पहले भी मनोज यादव के घर पर छापा पड़ा था। इस वक्त पड़ा था, सीजीएसटी की विजिलेंस टीम ने छापा मारा था। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा, लोकसभा, कोई भी महत्वपूर्ण चुनाव होता है, तो सरकार जो है वो टारगेट कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मनोज यादव के घर हमेशा ही छापा पड़ता है या उनके ऊपर कोई जांच पड़ जाती है। इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसी ही किसी कार्रवाई से बचने के लिए मनोज यादव ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मनोज यादव इसके पहले घिरोर के ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वह जिले के स्थानीय नेताओं की आपसी कलह और चाटुकार नेताओं के बढ़ते वर्चस्व से व्यथित होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन जब वो खुद अखिलेश यादव के इतने करीबी थे, उनसे इनका व्यक्तिगत संबंध था, तो इन सब वजहों से पार्टी छोड़ने के बजाय ऐसा ही लग रहा है कि वास्तव में पार्टी छोड़ने का कारण सरकार के किसी भी हमले या छापे से खुद को बचाना हो सकता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि मनोज यादव क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इनके पार्टी छोड़ने से बहुत ज़्यादा कोई नुकसान होगा सपा को, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो कुछ, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम बात करेंगे उन 16 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के बारे में जिन्हें समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया है। ये पहली लिस्ट है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, यहाँ पर 16 उम्मीदवार हैं। तो लगभग यहाँ पर देखिए आपकी 20% सीटें सपा ने फाइनल कर दी हैं, जो कि एक अच्छा कदम है। एक और अच्छी बात यह है कि ये उम्मीदवार भी बड़े ही मजबूत कैंडिडेट लग रहे हैं। बहुत ही सोच समझ कर इन उम्मीदवारों को चुना गया है। सबसे पहले इसमें मैनपुरी से सपा के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। डिंपल यादव अभी भी मैनपुरी से इस वक्त भी सांसद हैं। इसके पहले वो कन्नौज से लड़ी थी पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे हैं बदायूं के धर्मेंद्र यादव। ये भी अखिलेश यादव के परिवार के ही हैं और ये बदायूं से चुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव। एटा से देवेश शाक्य को मौका दिया गया है। शाक्य का मतलब होता है, मौर्य समाज जो है या मौर्य समाज है, शाक्य एक ही होता है। उसके बाद है उन्नाव से अन्नू टंडन को सीट मिली है, जो है एक अच्छी उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, ये पहली सीट थी जो फाइनल हुई थी। सबसे पहले इसी बात की खबर आई थी कि लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा चुनाव लड़ेंगे। अकबरपुर से राजा रामपाल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं संभल से शफीकुर रहमान बर्क चुनाव लड़ रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क को टिकट देने की थोड़ी आलोचना लोग इसलिए कर रहे हैं कि इनकी उम्र इस समय 94 साल है। तो कह रहे हैं कि इतनी अधिक उम्र के कैंडिडेट को क्या जो है चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत है। शफीकुर रहमान बर्क जो है एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वर्तमान सांसद हैं ये, और बहुत ही जबरदस्त अंतर से इन्होंने पिछला चुनाव जीता था। 1 लाख से भी अधिक मतों से जीता था। तो अखिलेश यादव ने इन्हीं के ऊपर एक बार फिर से संभल से भरोसा जताया है। इसके बाद है फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं खीरी से उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया गया है। धौरहरा से आनंद भदौरिया चुनाव लड़ेंगे। फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य,
जो कि एक डॉक्टर, बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, ये काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं। इसके बाद बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद और अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा। फैजाबाद के बारे में हम लोग डिटेल में एक वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अवधेश प्रसाद वहां से लड़ेंगे, जैसे कि उम्मीद जताई गई थी, तो फाइनली उन्हें टिकट दिया जा रहा है। और अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी चुनाव लड़ेंगे और गोरखपुर से लड़ेंगी काजल निषाद। तो ये है उन 16 उम्मीदवारों की लिस्ट। ये लिस्ट इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी की अगले चुनाव में, जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए ये इनकी रणनीति का भी खुलासा कर रही है। इस लिस्ट में जनरल कैटेगरी के खाली अन्नू टंडन, रविदास मेहरोत्रा 2 ही लोग हैं। बाकी सभी पीडीए से आते हैं, यानी कि पिछड़े से या दलित से, और एक हैं शफीकुर रहमान बर्ग जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस बार पिछड़ों पर और दलितों पर जो है अपना विश्वास जता रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये वोट हमें मिल जाए, क्योंकि जनरल कैटेगरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है। इस उम्मीद में पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी भी और बसपा भी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को खड़ा कर चुके हैं। हालांकि कुछ हद तक उनका प्रदर्शन कभी ठीक भी रहा है, लेकिन इस बार ये जो राम मंदिर का मुद्दा भी आ गया है, तो उम्मीद है कि जनरल कैटेगरी के लोग धर्म के आधार पर प्रभावित हो जाएंगे और वो भाजपा के पक्ष में ही जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी रणनीति है। आपको इस बारे में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, कितनी अच्छी लिस्ट है ये, कितने मजबूत ये उम्मीदवार हैं? इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मनोज यादव जो हैं, आसियल ग्रुप के चेयरमैन, जिन्हें की काफ़ी करीबी संबंध अखिलेश यादव से होने के बावजूद जिन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसका क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में भी आप मुझे बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।